हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज की क्लास जो है उसमें हम करने वाले हैं वयस्क अधिगमकर्ता के बारे में, यानी कि अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकैप मैं आपको दे देती हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपका जो टॉपिक है वो शुरू करवाया था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला टॉपिक हमारा शुरू हो चुका था। इसमें मैंने आपसे क्या कहा था, आई हैव टोल्ड यू कि आपके इस वाले टॉपिक की दो पार्ट्स जो हैं वो होने वाले हैं। पहला होगा आपका पार्ट 1, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, उसके अंदर हमने पढ़ाई करी थी आपके जो अडोलसेंट लर्नर्स होते हैं उसके बारे में हमने वहां पे देखा था। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 भी आएगा आपका, उसके अंदर हम करेंगे आपके वयस्क अधिगमकर्ता के बारे में। ठीक है, यानी कि अडल्ट लर्नर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने देखा आपके जो अडोलसेंट लर्नर्स जो होते हैं, आपके किशोर अधिगमकर्ता जो होते हैं, किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं, डेवलपमेंट एंड कहना कौन कौन से विकास, कौन कौन से चेंजेस उनके अंदर आते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। आज आपका पार्ट 2 है, इसके अंदर हम करने वाले हैं जो वयस्क बच्चे हैं आपके, जो अडल्ट लर्नर्स हैं या फिर जो अडल्ट जो है ना आपके बच्चे हैं, उसके अंदर क्या क्या विकास, क्या क्या बदलाव होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा रिकैप जो है वो समझ में आ गया होगा, सारी बातें जो है वो आपको याद आ गई होगी। इससे पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से शुरुआत करी थी। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स में इतने सारे प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ पे देख लिए थे। फिर हमने देखा था कि किशोर अवस्था वाले जो लर्नर्स होते हैं जो बच्चे होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो उसकी हमने यहाँ पे पूरा चार्ट जो है वो भी देख लिया था कि भाई बॉयज़ के अंदर किशोर अवस्था कब आती है और गर्ल्स में किशोर अवस्था कब आती है। ठीक है, ये चार्ट हमने देख लिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई जब किशोर अवस्था आती है तब हमारे बॉडी में या फिर हमारे मेंटली, सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर बदलाव होते हैं। वो बदलाव क्या क्या होते हैं, एक टीचर होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको उसी तरीके के बच्चों को हैंडल करना है। तो अगर आपको सारी चीजें पहले से पता होगी तो आप ढंग से हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज आप उनको टैकल नहीं कर पाओगे। मैंने बताया था ये सारी चीजें आपको। इसके अंदर हमने क्या पढ़ाई करी थी, फिर हमने देखा था इंटेलेक्चुअल जो विकास है बच्चों में वो क्या क्या होता है, और बच्चों में बौद्धिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। फिर हमने देखा था सोशल डेवलपमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, अधिगमकर्ता, वो आपके किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर हमने देखा था कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो बच्चों में किस प्रकार का होता है, जो आपके किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं उसके अंदर बौद्धिक विकास क्या क्या होता है, सामाजिक विकास कौन कौन सा होता है, उनके अंदर नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट जो है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, उसके अंदर आपके फिजिकल डेवलपमेंट जो शारीरिक विकास होता है वो कौन कौन से बदलाव होते हैं शारीरिक विकास में, और जो आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं आपके, यानी कि जो आपका शारीरिक और आपका भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है उसमें जो बदलाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हमने देखे थे। और फिर हमने देखा था कि मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास में क्या क्या बातें होती है, क्या क्या बदलाव होते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, तो आई होप ये सारा रिकैप आपको पता चल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इससे पहले वाली क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है ये पार्ट 2 रहने वाला है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाले चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। अब हम शुरू करते हैं हमारे अडल्ट लर्नर्स से या फिर अडल्ट बच्चे जो होते हैं वहां से। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो किशोर अवस्था वाले बच्चे होते हैं उनकी आयु होती है आपकी 18 से 19 साल तक की, यही बताया था मैंने आपको। और फिर मैंने आपको बताया था कि 20 से जो जितने भी बड़े 20 से 25 साल तक के जितने भी बड़े बच्चे होते हैं वो आते हैं आपके किस में, अडल्ट के अंदर, यानी कि वयस्क आयु के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इनमें क्या क्या बदलाव होते हैं उनको समझेंगे, और फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे कि भाई वयस्क के अंदर और किशोर अवस्था वाले बच्चों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि वयस्क अधिगमकर्ता 25 साल और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों का एक विविध समूह होता है, जिनके पास सांस्कृतिक, शैक्षिक पृष्ठभूमियों, वयस्क जिम्मेदारियों और कार्य अनुभव का एक है ना विविध अनुभव होता है। क्या बोला है, अडल्ट लर्नर्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज ऑफ 25 एंड ओल्डर्स
with a diverse range of cultural and educational background, adult responsibilities and job experiences। अधिगमकर्ता जो होते हैं आपके वयस्क आयु वाले, जो आपके वयस्क वाले हैं ना बच्चे होते हैं, वयस्क आयु वाले जो आपके बच्चे होते हैं, अडल्ट जो आपके बच्चे होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है? 25 या फिर 25 साल से बड़े वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम अडल्ट कहते हैं। उससे पहले जो छोटे होते हैं 19-20 साल तक के, उनको हम क्या कहते हैं? अडोलसेंट कहते हैं। और 20 से 25 साल के जो बीच वाला टाइम पीरियड होता है उसमें अडोलसेंट से अडल्ट की तरफ आप बढ़ते हो तो वो वाला पीरियड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि जो आपके 25 से बड़े उम्र के जितने भी लोग हैं वो आपके वयस्क आयु के अंदर आते हैं, अडल्ट एज के अंदर आते हैं, अडल्ट पीरियड के अंदर आते हैं। अब इसमें वो रेंज वाले बच्चे होते हैं या वो रेंज वाले लोग होते हैं जिनको सांस्कृतिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पता होता है, जिनको अपनी जो अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जो होती है, वयस्क जिम्मेदारियाँ जो होती है उसके बारे में पता होता है। उनको अपने कार्य के अनुभव जो होते हैं, उनकी जो भी जॉब एक्सपीरियंसेस, भाई 25 साल का आदमी हो गया है तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना। भाई 21-22 साल में तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन 23-24-25 साल में तो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो 25 साल में उसने कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो सीखा होगा। तो उसकी जो भी जॉब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी उसकी अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह रही है, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह रहा है, वहाँ से उसने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर लिया होता है। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास में ये सारा नॉलेज होता है। जो बच्चा अडोलसेंट है, ठीक है, जो बच्चा आपका किशोर अवस्था के अंदर है, वो तो भी छोटा है, वो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, एक ही उसका मेन एम है, एक ही उसका मेन मकसद है। तो अभी उसके पास में डाइवर्स एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, डाइवर्स अनुभव जो है वो उसके पास में नहीं है। लेकिन जो बच्चा 25-26 साल का हो चुका है उसके पास में ये सारे अनुभव है कि भाई अकेडमिक्स का भी अनुभव है, उसके पास में पढ़ाई लिखाई का भी अनुभव है, जॉब का भी अनुभव है, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को कैसे संभालते हैं, जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं, उसका भी अनुभव है। तो ये जो डाइवर्स जो अनुभव है, डाइवर्स नॉलेज है, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक वयस्क आयु वाले बच्चे के पास में होगी, एक अडल्ट उम्र वाले बच्चे के पास में होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अडल्ट बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। सबसे पहले है आपका दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि हिंदी में क्या बोला है, वे स्वयं निर्देशित होते हैं। जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं ना वो स्वयं निर्देशित होते हैं, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड का क्या मतलब होता है? जो छोटे बच्चे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपके अडोलसेंट बच्चे हैं, जो आपके किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं, उनको चीज़ें गाइड करनी पड़ती है। उनको जो उनके बड़े भाई बहन हैं वो चीज़ें सिखाते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको चीज़ें सिखाते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी उनके साथ में उनको मतलब बैलेंस करके चलते हैं कि भाई तुम अपने खुद से चीज़ों को करो, जहाँ पे मदद पड़ेगी वहाँ पे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए हमेशा है तुम्हारे साथ में, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 25-26 साल का हो चुका है तो अब वो बड़ा हो चुका है, अब कोई टीचर नहीं है आपको बताने के लिए। कभी कोई आपको लाइफ में समस्या आती है, जीवन में समस्या आती है तो आप बातचीत कर सकते हो, समस्याओं का समाधान खुद को ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा, ना ही पेरेंट्स समस्या का समाधान करेंगे 25-26 साल की उम्र में, ना ही कोई आपके टीचर समाधान करेंगे, ना ही कोई और समाधान करेगा। खुद की समस्या का उस टाइम पे फिर आपको खुद को ही समाधान करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 12-13 साल का है, 15 साल का है, तब भी टीचर साथ में रहते हैं, घर पे पेरेंट्स साथ में रहते हैं, है ना, बड़े भाई बहन होते हैं वो साथ में रहते हैं। तो इसलिए बोला है कि ये जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो किसी के हेल्प की आशा नहीं रखते, किसी की है ना मदद की आशा नहीं रखते कि भाई भाई बहन मदद कर देंगे, पेरेंट्स मदद कर देंगे, माँ बाप मदद कर देंगे, या फिर हमारे दोस्त या फिर हमारे जो टीचर्स हैं वो मदद कर देंगे। नहीं, वो ऐसी कोई भी आशा नहीं रखते हैं। वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको खुद को पता होता है कि उनको क्या करना है, कौन सी जॉब करनी है, 9 to 5 की जॉब करनी है या कौन सी वाली जॉब करनी है, कौन सी कंपनी में करनी है, कितनी सैलरी लेनी है, कितना काम करना है, सब खुद को पता होता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, स्वनिर्देशित होते हैं, खुद के डिसीजन खुद लेना जानते हैं। क्यों लेना जानते हैं खुद के डिसीजन खुद? क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं ना, उनके पास में सारा अनुभव आ चुका है। जिस इंसान के पास में सारा अनुभव है, सारी नॉलेज है, तो वो खुद के पैरों पे खुद खड़ा हो सकता है। जो बच्चा भी 15 साल का है, जो भी सिर्फ स्कूल की लाइफ में ही जी रहा है, उसके पास में ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो उसको फिर मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बोला है, केपेबल फॉर देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं वे अपनी जिम्मेदारी के लिए खुद सक्षम होते हैं। मैंने कहा ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, बड़े भाई बहन के ऊपर, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना जानते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, दे आर
वॉलेंट्री लर्नर्स वांट टू लर्न विदाउट एनी प्रेशर। जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं ना, जो 25 साल से बड़े बच्चे हो गए आपके, वो वॉलेंट्री लर्नर्स होते हैं, यानी कि इच्छुक अधिगमकर्ता होते हैं, खुद की इच्छा से चीज़ों को है ना सीखना या फिर देखना जानते हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रखना पड़ता आपको। अब आप अगर देखोगे कोई है ना 24-25 साल का बच्चा है और एक आपका 15 साल का भाई है, तो आप देखोगे दोनों में अंतर होगा। 15 साल का जो है ना बच्चा है, उसको बार बार पेरेंट्स घर पे बोलेंगे कि तू पढ़ाई कर ले, तेरा एग्जाम आ रहे, तू पढ़ाई कर ले। टीचर्स स्कूल में बोलेंगे तू पढ़ाई कर ले, तेरा एग्जाम आ रहे, है ना। लेकिन अगर कोई 25 साल का बच्चा है, वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसके किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, किसी के लिए भी तैयारी कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए, तो उसको पेरेंट्स नहीं बोलेंगे कि तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले। ना ही टीचर्स बोलेंगे कि तू पढ़ाई कर ले, तेरा आगे फ्यूचर क्या बनेगा, तेरा आगे क्या करियर है। नहीं, उसमें खुद में रहेगा कि मुझे ये एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। अब आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको आपके पेरेंट्स बार बार नहीं बोलते होंगे कि तू पढ़ ले, तेरा एग्जाम है, तू पढ़ ले, तेरा एग्जाम है। नहीं, आप खुद से सुबह उठते होंगे, आपका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसको फॉलो करते हो, उठते हो, फिर अपना जो भी काम है वो करते हो, फिर आप अपना पढ़ाई करने बैठ जाते हो, फिर दिन में पढ़ाई करते होंगे, शाम को, रात को, जो भी आपका टाइम है, शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से पढ़ाई करते होंगे। कोई आपको बोलता नहीं है। लेकिन अगर है ना इसी सेम टाइम पे अगर आप अपने है ना 14-15 साल के जो आपके छोटे भाई बहन है, उनको देखोगे तो उनको बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है कि तू पढ़ ले, पढ़ ले, है ना। उनको बार बार काम करवाने की, फोर्स कर करके उनको चीजें करवानी पड़ती है। तो यही अंतर होता है अडल्ट में और अडोलसेंट बच्चों में। यहाँ पे आपको अंतर भी देखते हुए चलना है, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जाए, ताकि एग्जाम जब आए तो आप सारे क्वेश्चन सही से करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं वे स्वैच्छिक है ना, अपनी स्वैच्छिक तरीके से सीखना चाहते हैं, स्वैच्छिक सीखने वाले होते हैं, बिना किसी दबाव के सीखना चाहते हैं। उनके ऊपर हमको फोर्स नहीं करना पड़ता कि तू ये कर, ये कर, ये ही कर, है ना। उनको पता है, वो भाई 25 साल का आदमी है, उसको पता है उसको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। उसको बार बार माँ बाप तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन 15 साल का बच्चा है तो उसको बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इनके ऊपर दबाव डालने की जरूरत नहीं होती है। ये स्वैच्छिक तरीके से अपनी इच्छा से सारी चीजें जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि अडल्ट ब्रिंग वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इन देयर लर्निंग। अडल्ट जो बच्चे होते हैं आपके, जो आपके है ना वयस्क क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर आते हैं, जिनका उपयोग उनकी शिक्षा में किया जाना चाहिए। जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं, उनके पास में काफ़ी सारे अनुभव होते हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसका अनुभव जो है उनकी लर्निंग में किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी उनके पास में अभी तक का अनुभव है अपनी लाइफ का, 25 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के निकाल लिए हैं, 25-26 साल निकाल लिए हैं, तो कुछ तो अनुभव लिया ही होगा ना जीवन से, तो वो अनुभव उनको लेना चाहिए। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला है, अडल्ट आर रिजल्ट ओरिएंटेड। हिंदी में क्या बोला है, अडल्ट बच्चे जो होते हैं वो परिणाम उन्मुख होते हैं, वयस्क बच्चे जो है वो परिणाम उन्मुख होते हैं। अब यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन करें अडल्ट और अडोलसेंट में, वयस्क और आपके जो है ना अडोलसेंट बच्चे जो होते हैं, किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं, उनमें अगर हम यहाँ पे डिफरेंस करके देखें, अंतर करके देखें, तो अडल्ट बच्चे जो है वो परिणाम की तरफ देखेंगे कि भाई ये आरआरबी का मेरा एग्जाम है और इट शुड बी क्लियर्ड बाय मी, है ना। वो ऐसे अपना रिजल्ट देखेंगे, वो रिजल्ट के टुवर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन यहीं पे ही हम अगर अडोलसेंट की बात करते हैं, अब जो किशोरावस्था वाले बच्चे हैं उनकी हम बात करते हैं, तो वो रिजल्ट की तरफ इतने ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं होते हैं। उनको होता है कि हाँ ठीक है, क्लास में एग्जाम हो रहे हैं तो अच्छे नंबर आ जाए, हम पास हो जाए और अगली क्लास में चले जाएं, इतना सा होता है। उनको ज़्यादा रिजल्ट से मतलब नहीं होता है ना। लेकिन जो अडल्ट बच्चे हैं उनको रिजल्ट से मतलब है कि भाई रिजल्ट मेरा आना चाहिए, मैं एग्जाम में पास होना चाहिए, है ना, मेरे जॉब लगनी चाहिए, वरना सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे कि कब से पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, है ना। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है, तो इसलिए हम रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो आपके अडोलसेंट बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं, वो ज्यादा रिजल्ट पे फोकस नहीं करते। उनका इतना दिमाग नहीं चलता कि भाई दोस्त क्या बोलेगा, घर परिवार की क्या बोलेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, नहीं। उनको इतना मतलब होता है एग्जाम आ रही है तो मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि मैं इस एग्जाम से पास हो गया, अगली क्लास में चला जाऊं, दैट इज इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं वो स्केप्टिकल यानी कि डाउटफुल, है ना। दे आर स्केप्टिकल अबाउट न्यू लर्निंग्स एंड वांट टू टेस्ट आइडियाज बिफोर एक्सेप्टिंग देम। हिंदी में क्या बोला है इस पॉइंट को, हिंदी में बोला है कि नई सीखने के प्रति, है ना, क्या नई सीखने के प्रति सनसनी यानी कि शंकालु शंकालु होते हैं, तथा विचारों को स्वीकार करने से पहले उनका, है ना, परीक्षण करना चाहते हैं। कौन चाहते हैं, अडल्ट बच्चे जो है, वयस्क बच्चे जो है वो। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि जो छोटा बच्चा है उसको आपने सिखा दिया ABCD, तो वो बचपन से ABCD ही पढ़ रहा है,
उसको नहीं पता है कि क्या वास्तव में टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही है या फिर गलत है। लेकिन अभी आप बड़े हो चुके हो, अभी आपको सारी चीज़ें पता है, तो आप किसी भी टीचर का अगर लेक्चर देख रहे हो तो आप अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत बताया, तो आप फौरन जाके क्या करोगे, अपने गूगल पे सर्च कर लोगे कि क्या इसके डेफिनेशन यही है जो मैडम बता रही है। आपको लगता है कि हाँ वो सही बता रही है, तो आप कल आके फिर वापस से उन मैम की क्लास देखोगे। आपको लगता है कि नहीं मैडम गलत बता रही है, तो आप उनकी क्लास देखोगे ही नहीं, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों का परीक्षण कर रहे हो। पहले किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले आप उसका परीक्षण कर रहे हो। जो अडल्ट बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को आंख बंद करके नहीं मान लेते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ तो अच्छा इसलिए हुआ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण हुआ। ऐसे वो 50 सवाल पूछेंगे आपसे। उनके अंदर वो एक है ना, मतलब सब चीज़ वो डाउटफुल होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए, कहीं कुछ गलत तो ना हो जाए, इसके लिए वो डाउटफुल होते हैं। तो डाउटफुल होते हैं तो हर चीज़ में सवाल जवाब करते हैं, है ना। वो स्केप्टिकल होते हैं बार बार, तो हर चीज़ को वो अपना पहले है ना टेस्ट करते हैं, पहले परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद में उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो आपके किशोरावस्था वाले बच्चे हैं उनमें इतना दिमाग नहीं है, उनको आप जैसा बोलोगे वो वैसा चीज़ को फॉलो कर लेंगे। अगर टीचर ने बचपन में आपको सिखाया होता ACDE तो आप ACDE को ही फॉलो करते, ABCD को फॉलो नहीं करते। टीचर ने आपको ABCD बताया तो आप ABCD को फॉलो करते हो, टीचर आपको ACDE पढ़ाता तो हम ACDE को ही फॉलो करते, ठीक है। तो जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसका पूरा जाँच पड़ताल करते हैं, पहले उसकी पूरी परीक्षण करते हैं, फिर ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। इंट्रिंसिकली का मतलब क्या होता है, अडल्ट बच्चे जो होते हैं वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। यानी कि आपका मोटिवेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। अभी आपका ये भी टॉपिक आएगा, आपके सिलेबस में दे रखा है मोटिवेशन के बारे में, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिकली, जो आंतरिक होता है। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो आपके बाहरी मोटिवेशन होता है। अब आंतरिक और बाहरी मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ मैडम, आंतरिक मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपको अपनी अंतरात्मा से ही मोटिवेशन मिल रहा है किसी काम को करने के लिए। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, बाहरी मोटिवेशन क्या है, कोई दूसरा आदमी आपको कह रहा है कि तू वो चीज़ कर, तू वो चीज़ कर, और फिर आप पे वो, चाहे आप उसको मोटिवेशन बोल लो या फिर आप उसको दबाव बोल लो, और फिर उसकी वजह से आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि भाई ठीक है मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा, मतलब वो मेरे मन में इच्छा नहीं हो रही कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो आप क्या सोचोगे, चलो मैं थोड़ी सी है ना आप कुछ मोटिवेशन वाली वीडियो देख लेता हूं। तो आप क्या करोगे, 5 मिनट की मोटिवेशन की वीडियो देखोगे। अब 5 मिनट की मोटिवेशन की वीडियो में उसने आपको इतना बूस्ट कर दिया कि आपने आधा घंटा पढ़ाई कर ली। अब वो क्या है, उसने सिर्फ आपको बाहरी मोटिवेशन दिया है, उसने अच्छी अच्छी बातें बोली, आपके दिमाग में आधा घंटे के लिए तो फिट हो गई वो बातें, उसको देख के आपने क्या कर लिया, अपने आधे घंटे की पढ़ाई कर ली। लेकिन जो बाहरी मोटिवेशन है वो ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। अगर आपके खुद के मन में मोटिवेशन रहेगा कि मेरे को ये चीज करनी है, इस बार मेरे को RRB का एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, इस बार नौकरी पकड़नी है, कुछ भी हो जाए चाहे से, तो वो आपके आंतरिक मोटिवेशन है, आपके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, आपके अंतरात्मा से मोटिवेशन मिल रहा है कि इस बार तो ये चीज मेरे को करके रहनी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जो आंतरिक मोटिवेशन जो होगा ना, आपका इंटरनल मोटिवेशन जो होगा, वो ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा और ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगा। लेकिन जो बाहरी मोटिवेशन होगा वो ज्यादा लंबे समय तक ना ही टिक पाएगा ना ही चल पाएगा, ठीक है। तो बाहरी मोटिवेशन तो एक डोज की तरह हो गया। भाई आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि ठीक है 1 डोज सुबह लो 1 डोज शाम को लो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आप रोज मोटिवेशन बाहर से ले रहे हो, माँ बाप बोल रहे हो पढ़ाई कर ले, मोटिवेशन की वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक बाहरी डोज हो गया। आपको रोज डोज मिल रहा है, डोज का जब तक असर है तब तक वो डोज काम कर रहा है, असर खत्म हुआ तो वैसे ही आप वापस से वो बीमारी आपकी आ जाएगी, वापस से पढ़ाई में से मन जो है आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके के आपके मोटिवेशन हम यहाँ पे मोटे मोटे रूप में समझ सकते हैं। अब जो आपके बात आती है अडल्ट बच्चों की और आपके अडल्ट है ना, अडोलसेंट बच्चों के, आपके जो वयस्क और जो आपके किशोर अवस्था वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो आपके अडल्ट बच्चे हैं उनके अंदर मोटिवेशन जो है वो आंतरिक रूप से रहता है, इंटरनल मोटिवेशन रहता है। अब आप लोग अपने मन से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपने मन से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट बच्चे होंगे ना, मैंने बताया उनको बार बार फोर्स करके कहना पड़ता है। जो आपका अगर छोटा भाई बहन है तो उसको बार बार बोलना पड़ता है कि तू पढ़ाई कर ले रहे, तेरे बोर्ड का एग्जाम है या फिर तेरे है ना स्कूल के एग्जाम में तेरे प्रैक्टिकल है, उसको बार बार ऐसे बोल बोल के करवानी पड़ेगी, चीजें फोर्स कर करके करवानी पड़ेगी। तो वो उसको बाहर से जब तक डोज नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। डोज मिला तो ठीक है 1 घंटा लेके किताब बैठ जाएगा, डोज खत्म हुआ तो वापस से उसका मन भी उठ जाएगा पढ़ाई करने से। तो जो
अडल्ट बच्चे होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन जो है वो आंतरिक रूप से होता है, लेकिन जो आपके अडोलसेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल तरीके से हमको डोज देना पड़ता है उनको। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्या बोला है, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। जो अडल्ट बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि लक्ष्य उन्मुख होते हैं। इनका पूरा एक फोकस लक्ष्य होता है, एक गोल होता है कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है और इसको मेरे को साकार करना है, इसके लिए मेरे को काम करना है। ठीक है, तो ये अपने गोल के टुवर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं, गोल के लिए काम करते हैं। आगे क्या बोला है, अडल्ट आर प्रैक्टिकल एंड नीड टू नो द इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ वॉट दे आर लर्निंग। अडल्ट बच्चे जो होते हैं वो एकदम प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं मतलब जो वो काम कर रहे हैं उनको पता, उनको ऐसा चाहिए होता है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि वयस्क व्यवहारिक होते हैं और उन्हें जो कुछ वे सीख रहे हैं उसका महत्व और प्रासंगिकता जानने की आवश्यकता होती है। अगर मैं कोई भी चीज़ सीख रही हूँ ना, अगर मैं किसी टीचर से मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो मैं पहले देखूंगी कि क्या वो टीचर मेरे को एकदम सही तो पढ़ा रही है ना। वही बात आगे भी मैं डाउटफुल रहेंगे अडल्ट बच्चे, बार बार चीज़ों में जाँच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, टेस्ट लेंगे चीज़ों का और फिर ही उसके ऊपर विश्वास करेंगे। ऐसे ही हर किसी पे विश्वास नहीं कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है, अडल्ट बच्चों में एक इमोशनल बैरियर भी होता है। इमोशनल बैरियर क्या होता है, इफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर नेगेटिव इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग ऑल्सो। क्या बोला है यहाँ पे, हिंदी में क्या बोला है, ये पॉइंट को हिंदी में बोला है कि एक भावनात्मक बाधाएं जो है वो अडल्ट बच्चों के अंदर होती है। जैसे कि यदि पिछला अनुभव नकारात्मक है तो इसका निश्चित रूप से सीखने पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोई अडल्ट बच्चा है, अगर कोई 25-26 साल का बच्चा है, उसके साथ में अगर बचपन में कोई उसका खराब एक्सपीरियंस रहा है, कोई है ना उसकी खराब मेमोरी रही है, तो वो चीज़ उसको पूरे लाइफ टाइम तक याद रहेगी कि भाई ऐसा स्कूल में हुआ था या फिर ऐसा कॉलेज में मेरे साथ में हुआ था। तो वो हमेशा वो चीज़ जो है ना वो उसके दिमाग में फिर बैठ जाएगी और दिमाग में वो चीज़ उसके ऊपर असर करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई आपके साथ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको मतलब है ना ज़्यादा लंबे समय तक उसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए, वरना फिर अगर वो एक बार आपके मन में बैठ जाते हैं तो फिर उसका जो डर है फिर वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये अडल्ट बच्चों में भावनात्मक बाधाएं भी होती है, इमोशनल बैरियर्स भी होते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ या फिर कोई खराब एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का उनके साथ में हुआ है तो फिर वो उनके मन में बना रहेगा और फिर वो लंबे समय तक उनके साथ में वो एक्सपीरियंस जो है वो बना ही रहता है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो भी अडल्ट बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं या फिर अडल्ट बच्चे और अडोलसेंट बच्चे जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक, सारे फीचर, विशेषताएं जो है वो हमने यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ कि भाई वो स्वयं निर्देशित होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो है वो खुद से ही उठाते हैं, वे स्वैच्छिक होते हैं हर चीज़ को करने के लिए, उनको फोर्स नहीं करना पड़ता है, उनके ऊपर दबाव नहीं डालना पड़ता है किसी चीज़ को सीखने के लिए या फिर करवाने के लिए। जो आपके बच्चे है ना वयस्क जो लोग होते हैं, जो अडल्ट लोग जो होते हैं वो अपने उनके पास में अपना काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, आगे बोला है कि ये परिणाम उन्मुख होते हैं, ये लक्ष्य उन्मुख होते हैं, भाई परिणाम के लिए काम करते हैं, अपने गोल के लिए काम करते हैं, आंतरिक रूप से इनके अंदर मोटिवेशन होता है ना, और इनकी जो भावनात्मक बाधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके अंदर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली है। अब हम आगे चलते आगे देखते हैं कि शिक्षार्थी की विशेषता जो शिक्षण को प्रभावित करती है। अब आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कि भी ऐसी चीजें जो कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है या फिर टीचिंग को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये टॉपिक आपका दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर और फिर आगे हम देखेंगे कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस टीचिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरीके से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले तो ये बोला है कि जो टीचिंग है आपकी, जो शिक्षण है, दो चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। पहली चीज़ तो ऐसे कौन कौन सी विशेषता है लर्नर की जो टीचिंग को अफेक्ट कर रही है, और दूसरी चीज़ इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आएगा कि ऐसी कौन कौन सी विशेषता है लर्नर की यानी कि अधिगमकर्ता की जो टीचर को अफेक्ट नहीं करती। आपका सिलेबस दे रखा है उसके अंदर ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षार्थी की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि शिक्षण को प्रभावित करती है, जो कि टीचिंग को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। भाई बच्चे का प्रायर नॉलेज कैसा है, बच्चे का जो पूर्व का ज्ञान है, पूर्व का अनुभव जो है वो कैसा है। अगर अभी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, अब मैंने कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाना शुरू किया है, सपोज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना शुरू किया है, इससे पहले की 2 क्लासेस में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है अगर वो ही आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं तीसरी क्लास में जो भी
पढ़ाऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका क्या प्रायर अनुभव है, आपका पूर्व का अनुभव क्या है, पूर्व का ज्ञान क्या है, वो मेरी टीचिंग को प्रभावित करेगा ही करेगा। आपका अगर पूर्व का अनुभव अच्छा होगा तो मेरी टीचिंग जो है, जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, वो भी आपको ढंग से समझ में आएगी। आपका अगर पूर्व का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, आपको वो फिर पहले का ही नहीं पता है तो आगे का कैसे समझ में आएगा आपको, है ना। तो आपका जो पूर्व का एक्सपीरियंस जो होता है, प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर नॉलेज जो होती है लर्नर की, है ना, वो क्या करती है, अफेक्ट करती है, टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर का इंटरेस्ट यानी कि शिक्षार्थी की रुचि। अब मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसके अंदर आपकी रुचि होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो मेरा पढ़ाया नहीं पढ़ाया कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है किसी चीज को पढ़ने के लिए तो ही वो उस चीज को ढंग से पढ़ पाएगा। तो आपका जो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, लर्नर का जो इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो भी टीचिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव अपना डालता है। ठीक है, आगे बोला है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द लर्नर, लर्नर का जो मोटिवेशन होता है, शिक्षार्थी का जो प्रेरक अभिविन्यास होता है, यानी कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन भी क्या करता है, आपका जो शिक्षण है उसको प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करेगा, बच्चा अगर मोटिवेटेड ही नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए तो मैं कितना ही पढ़ा लूंगी आपके सामने बोर्ड पे खड़ी होके, 5 मिनट 10 मिनट, फिर आप इधर उधर देखोगे, बातें करोगे, क्लास से बाहर जाओगे, है ना। तो बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, यानी कि मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे ये चीज सीखनी है। और ये सारी चीजें जो है वो टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो आपसे सवाल में पूछ लेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे शिक्षण को प्रभावित कर रही है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ क्या, है ना, बच्चे का इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में वो प्रभावित करता है क्या टीचिंग को, बच्चे का मोटिवेशन प्रभावित करता है क्या। तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंटर्स जो है वो आपको याद रखने हैं कि ये सारी चीजें जो 5 पॉइंट है ये क्या करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बोला है स्टाइल ऑफ लर्निंग, यानी कि स्टाइल ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है, सीखने की शैली। आप किस चीज को किस तरीके से सीख पाते हो, लर्निंग की स्टाइल कौन सी है आपकी, वो भी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। और आगे बोला है कि रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए आप एकदम तैयार होने चाहिए, आपके अंदर वो रुचि होनी चाहिए कि हाँ मेरे को मैम सिखा रही तो मेरे को सीखना है। आप वो मतलब हर टाइम आप वो रेडी होने चाहिए कि ठीक है मुझे कभी भी कुछ भी सिखा दो, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। आप ही अगर कोई बच्चा है सीखने वाला, जो स्टूडेंट है वो ही तैयार नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए, तो टीचर उसको कैसे सिखा देगा, नहीं सिखा पाएगा ना। तो रेडीनेस टू लर्न होना चाहिए एक बच्चे के अंदर सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जो शिक्षण को प्रभावित करती है। सबसे पहले क्या बोला है, विषय के संबंधित जो आपका पूर्व का अनुभव है वो शिक्षण को प्रभावित करेगा। शिक्षार्थी की चीजों को सीखने की जो रुचि है, सीखने की जो प्रेरणा है वो शिक्षण को प्रभावित करती है। सीखने की जो शैली है कि भाई लर्निंग का स्टाइल कैसा है आपका, कुछ बच्चे जो है वो बोल बोल के याद करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ग्रुप स्टडी करके सीखते हैं, कुछ बच्चे जो है वो लिख लिख के पढ़ाई करते हैं। तो आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, लर्निंग का स्टाइल कैसा है, सीखने की शैली कैसी है। ठीक है, ये भी प्रभावित करता है शिक्षण को। और आपका सीखने के लिए आप कितने ज्यादा रेडी हो, कितने ज्यादा तत्पर होता है ना, वो भी आपका क्या करता है, शिक्षण को प्रभावित करता है। तो ये 5 पॉइंटर्स को याद रख लेना है। आगे अब हमको वो पॉइंटर्स देखने हैं जो आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि कौन सी जो आपके है ना विशेषताएं हैं वो आपके शिक्षण को, एक टीचर जो होता है उसके शिक्षण को प्रभावित करती है। उसमें से 4 में से 3 ऑप्शन तो दे देगा जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, और कोई एक ऑप्शन देगा जो ऐसा होगा जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द लर्नर विद द टीचर, शिक्षार्थी और शिक्षक का जो पारस्परिक संबंध होता है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। कैसे प्रभावित नहीं करता है, अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उस स्कूल में अगर मेरे मामे का बेटा, मेरे चाची का बेटा अगर वहाँ पे पढ़ाई करता है, तो मेरा उस बच्चे के साथ में जो संबंध है, मेरा उस बच्चे के साथ में जो रिलेशनशिप है वो उस टीचिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे वो जो शिक्षण का जो कार्य है ना उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए कि भाई मैं उस बच्चे को, तो अगर एग्जाम आने वाले हैं तो उसको तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे वो बता रही हूँ और बाकियों को नहीं बता रही हूँ, है ना। ऐसा जो हम बोलते हैं ना जो बायसनेस होती है, वो हमको भेदभाव जो है वो बच्चे के साथ में नहीं करना है। तो इसलिए बोला है कि शिक्षार्थी का और शिक्षक का जो पारस्परिक संबंध होता है वो शिक्षण को कभी भी प्रभावित नहीं करता है या फिर प्रभावित करने वाला
नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, लर्नर्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, शिक्षार्थी का जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है ये भी कभी भी आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगी। आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया, बच्चा जो है वो कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके पापा के पास में कितना पैसा है, उसके पापा के पास में कितनी गाड़ियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और अगर क्लास में मेरे 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चों में से चाहे 10 बच्चे आपके बहुत ही रिच फैमिली से आते हैं, बाकी के 40 अगर उतने अमीर घराने से नहीं आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर को सबको समान समझ के ट्रीट करना है, सबको एक तरीके से समझ के पढ़ाना है, चाहे वो अमीर बच्चा है चाहे अमीर नहीं है। तो बच्चे का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, कि कौन से घर से आता है, उसके पापा कौन है, उसकी मम्मी कौन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इससे शिक्षण कार्य पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए, शिक्षण को ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला है, लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि शिक्षार्थी का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड है वो भी टीचिंग को अफेक्ट नहीं करता है। भाई बच्चा जो है वो कैसे घराने से आता है, उसके पापा मंत्री है क्या, उसके पापा डॉक्टर है क्या, उसके पापा किसान है क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने 3 पॉइंटर्स पढ़े जिसमें बताया हुआ है कि ये सारी चीजें जो है वो आपके शिक्षण को यानी कि आपकी टीचिंग को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फिर से बता देती हूँ। एक तो है कि शिक्षार्थी और शिक्षक का जो पारस्परिक संबंध होता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, वो आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित नहीं करती है। दूसरा बोला है कि जो आपके शिक्षार्थी होते हैं उनके जो आपके है ना आर्थिक पृष्ठभूमि, जो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो कभी भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। और जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो पारस्परिक, उनकी जो है ना पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो भी कभी भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो है जो कि शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है, और ये 5 पॉइंटर्स वो है जो कि आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि बताओ इनमें से कौन से ऐसे 3 ऑप्शन हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन मैंने बोला है कि लर्नर का जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो, है ना। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बोला है लर्नर का मोटिवेशन। तीसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे बोला है कि आपका लर्नर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड। चौथा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि लर्नर का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो, और 5वां ऑप्शन मैंने यहाँ पे बोला है आपको लर्नर का इंटरेस्ट, यानी कि सीखने का इंटरेस्ट। अब इन चारों में से 1 2 3 4 5 हो गए, चलो आपको बताना है इन 5 में से कौन से ऐसे 3 ऑप्शन है जिसका जो है ना आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कौन से टिक करोगे। सबसे पहले तो लर्नर का जो प्रायर एक्सपीरियंस होता है वो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। लर्नर का जो मोटिवेशन है वो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। लर्नर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड कैसे प्रभावित करेगा भाई, बच्चा कौन से फैमिली से आता है, कौन से घराने से आता है, उसके पापा कितने अमीर है कितने गरीब है, उसे एक टीचर को क्या मतलब, उसको तो अपना पढ़ाना है और सब बच्चे को समान तरीके से पढ़ाना है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो शिक्षण कार्य को प्रभावित नहीं करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन को हटा देना। फिर आता है लास्ट ऑप्शन, बच्चे का सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसके अंदर वो जागरूकता कैसी है, उस चीज को सीखने के लिए उसमें वो इच्छा कैसी है, कितनी है ना। तो ये भी बिल्कुल प्रभावित करेगी। बच्चा अगर सीखना चाहता है तो वो सीखेगा, तो उसके शिक्षण जो है वो प्रभावी होगा। अगर बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है तो शिक्षण भी प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे और ये बीच वाले जो 2 है वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, छोटी सी क्लास थी जहाँ पे हमने क्या देखा, जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमने उनको देखा। और बाद में हमने यहाँ पे पॉइंटर्स देखा है कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि आपके शिक्षण कार्य को यानी कि आपका जो टीचिंग है उसको अफेक्ट करती है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो छोटी सी क्लास थी लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। जब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना तब क्योंकि सारे ही पॉइंटर्स यहाँ पे सेम है, आप ये भी समझोगे कि भाई बच्चे का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्यों प्रभावी नहीं कर रहा है, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्यों प्रभावी नहीं कर रहा है ना, क्यों प्रभाव नहीं डाल रहा है टीचिंग के ऊपर। तो अभी तो आपने पढ़ लिया तो आपको याद है, लेकिन जब एग्जाम आएगा तब सारे ही ऑप्शन आपको वहां पे सेम दिखेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो छोटी सी क्लास थी लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आई होप आपको क्लास जब अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो, अपने जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपके जो भी सजेशन है वो भी आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कोई टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए तो वो टॉपिक का भी आप नाम कमेंट के अंदर लिख दिया करो कि मैम इस टॉपिक के ऊपर आप क्लास बना लो, तो नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आपके टॉपिक के ऊपर बना दूंगी। ठीक है,
अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। सारी क्लासेस की जो फ्री PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को भी याद से ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।